आज हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन में हमें दो तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन आता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों को करोजन पढ़ना है और एसिडिटी पढ़ना है। इतने टॉपिक्स को हमें कवर करना है। ठीक है, ये करोजन और एसिडिटी, करोजन जो टॉपिक है, अभी मान लो ये अभी नहीं है तो मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है ना, उसमें करोजन फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी भी पढ़ लो, उस समय भी पढ़ लेना। पहले डेंसिटी भी हुआ करता था और करोजन भी हुआ करता था, न्यू सिलेबस में इसको रिमूव कर दिया है। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है, ठीक है ना, जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज को डिसअपीयर कर देती है और न्यू सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बन जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े को हम लोगों ने जलाया, जलाने के बाद जो है वो राख बन गया। ठीक है ना, और अब उस ये जो राख बन गया, उस राख की प्रॉपर्टी एस, राख को एस बोलते हैं। जो एस है, एस की प्रॉपर्टीज कुछ और होती है और पेपर की प्रॉपर्टी कुछ, तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी ना। दूसरी चीज ये भी हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब दोबारा से हम चाहें कि जो पेपर का टुकड़ा है उसे पेपर बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। ठीक है ना, भोजन का पचना क्या है? क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं डेली लाइफ में। ऐसे तो H2 + O2 गिव्स H2O, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर बनेगा। ठीक है ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कि केमिस्ट्री में यूज होते हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ में ये सारे रिएक्शन हैं जो कि यूज होते हैं, जो हम लोग जानते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड आप लोग जानते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर आप लोग जानते हैं ना। ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल चेंज भी उसे क्यों कहते हैं जिसमें सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज को डिसअपीयर कर देती है और नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बन जाती है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इस चैप्टर में आए तो इस चैप्टर में जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या आता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आता है। तो केमिकल रिएक्शन को मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन हम उसे कहेंगे जिसमें सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को डिसअपीयर कर दे और नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन का छोटा सा डिफिनेशन है। A chemical reaction is a change in which one or more substance or reactant, substance को हम लोग क्या बोलेंगे? reactant बोलेंगे। react to form new substance, react करके क्या बना है? नए substance बना है, which entirely different property, जो बने उसकी एकदम ही अलग प्रॉपर्टी हो, एकदम ही अलग प्रॉपर्टी हो। जैसे एग्जांपल H2 है प्लस O2 है gives H2। मैंने पहले भी बताया हुआ है इस एग्जांपल को कि H2 के पास प्रॉपर्टी होती है कि जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही हो, ठीक है ना, वहां पर अगर हम माचिस की मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो उसमें से पॉप साउंड रिलीज होता है। क्या होता है? पॉप साउंड उसमें से निकलती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं लगाया जा सकता। आग, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर कभी भी नहीं लगने वाला है। ठीक है ना, और वाटर की प्रॉपर्टी है कि आग बुझाने के काम में आता है। क्या? फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर, UISHER दिख रहा है ना आप लोग को? दिखा? GUI होगा, GUI सही कर लेना, GUI। ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और इन दोनों से मिलकर जो बना उसकी भी प्रॉपर्टी इन दोनों से ही अलग है। यही है केमिकल रिएक्शन, यही है। एक और डिफिनेशन है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जरा देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग था, और ये दोनों ब्रेक होकर और बॉन्डिंग अब बन किसके बीच में गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बन गया।
तो क्या हो रहा है, एक बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको भी हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया? नहीं आया? आगे बढ़े। एग्जाम्पल मैंने जैसा कि समझाया था, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना, जो हम लोग भोजन करते हैं पचता है, ये केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है, आयरन में जंग लग जाना, ठीक है ना, मतलब जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? रस्ट, जंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युद्ध वाला जंग नहीं, जो लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है ना, उसको जंग बोलते हैं। ब्राउनिश कलर का जो है सब्सटेंस उसमें आ जाता है, जो हमारे बिना यूज का होता है। अब उस ब्राउनिश वाले सब्सटेंस को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके सोचे कि लोहा बन जाए फिर से, तो ये प्रोसेस ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, एयर और वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है ना, और क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो है, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। रिस्पिरेशन, हम लोग बहुत क्या करते हैं? भोजन करते हैं, हम लोग को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो रिस्पिरेशन हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो भी एक क्या है? क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। और ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कैसा? वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल हम लोग जलाते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन, कोयला सब जलाते हैं, जलाकर जो है जो बनता है नया सब्सटेंस, वो क्या है? क्या है? केमिकल रिएक्शन है ना। मान लो कि पेट्रोल हम लोग 4 व्हीलर में डाले और उससे धुआं निकल गया, उससे मशीन इंजन चला, अब उस जो इंजन चला, जो उसमें से धुआं रिलीज हुआ, ठीक है ना, वो सबको इकट्ठा करके सोचे कि फिर से पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाए, तो होगा? नहीं होगा ना। A chemical reaction represents the change of the species taking part in the reaction into new species. ठीक है ना, बोला कि केमिकल रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ द स्पीसीज टेक पार्ट इन द रिएक्शन। बोला कि वो स्पीसीज जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे H2 और O2 हिस्सा लिए ना, अब ये बेचारे क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, और बदल कर एक नया सब्सटेंस बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो यही बता रहा है कि represent the change of species taking part in reaction into new species, ठीक है ना। जो हिस्सा लेते हैं वो नए स्पेसीज में, जो स्पेसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो नए फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बारे में बताता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ये मैंने बताया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ क्या होता है? बनता है। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं। आगे है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस बी गिव C गिव ए बी, तो ये एरो के लेफ्ट में जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट में है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, ठीक है ना। मींस हमने बताया है कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और पार्टिसिपेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट, कोई अगर स्कूल में फंक्शन हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, और आप लोग मान लो कोई ग्रुप डांस है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट किए, तो आप लोग रिएक्टेंट हैं, और रिएक्टेंट आप लोग रिएक्टेंट हैं, परफॉर्म किए, परफॉर्म करने के बाद जो जज है वो आपको रिजल्ट दिए, क्या दिए? रिजल्ट, तो वो प्रोडक्ट हुआ। आप जो प्रोग्राम किए उसका प्रोडक्ट क्या आया सामने? आया समझ में? नहीं है? ये प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। मैंने बता दिया कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो हिस्सा लेंगे, जो पार्ट लेंगे, उसी को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो पार्टिसिपेशन के बाद रिजल्ट देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। इसमें कोई डाउट? बोलिए। यहाँ पर एक रिएक्शन है कि Na plus H2O gives NaOH plus H2, Na plus H2 रिएक्टेंट है और NaOH plus H2 क्या है? प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, मैंने कल समझाया भी था आप लोगों को, ठीक है ना, नोट कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से क्या किया जाता है? रब किया जाता है। याद है?
ये इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा मेरा बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देता है? और ये कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। कैसा होता है? बना देता है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है मैग्नीशियम के ऊपर, वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। कैसा काम करता है? मतलब वो देखो, एक तो ये अभी आयरन के बारे में पढ़े कि आयरन के ऊपर अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, और आयरन के साथ कौन? ऑक्सीजन, तो रस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? रस्ट बन जाता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जा रहा है तो रस्ट नहीं बन रहा है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं समझ में आया बात? ठीक है ना? तो layer oxide from the surface of magnesium removes so that it may readily combine with the oxygen of air। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको रब करते हैं। क्या करते हैं? किससे? सैंड पेपर से, ताकि उस पर जो प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, और उसको आसानी से हम क्या कर सके? बर्न कर सके। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। ठीक है ना? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब जैसे बहुत सारा अभी मैंने रिएक्शन बताया था, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। रिलीज हो रहा था? नहीं हो रहा था? रिलीज हो रहा था। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी चीज में से गैस निकलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब एक तरह से जम लो कि ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंबाइन न हो। मतलब जो है, अगर हम दो सब्सटेंस को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद भी कुछ नीचे प्रोडक्ट जाकर नीचे बैठ जाए। क्या हो जाए? बैठ जाए। प्रेसिपिटेट उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है ना? चेंज इन कलर। कलर चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेंज इन कलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारा समझाऊंगा। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या समझाऊंगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा कि कौन सब्सटेंस, कौन मेटल, कौन सब्सटेंस जो है जिसके साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर चेंज कर देता है। ये एग्जाम में 100% कलर चेंज कलर वाले पे 100% एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि जब इस मेटल को, इस कंपाउंड को इसके साथ रिएक्ट किया गया तो जो बना उसका कलर कैसा होगा, या इसका कलर कैसा होगा। मतलब कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। एक तो ये हो गया। चेंज इन टेम्परेचर। क्या? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है, हम लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन होगा तुरंत क्या होगा? हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर में चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? और चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। मतलब लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस में चेंज हो। सॉलिड लिक्विड गैस। समझ में आया? सॉलिड गैस। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन मैंने समझाया है आप लोगों को, फिर से समझाते हैं कि किसी भी रिएक्शन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ना अरेंज करके सिंबल की हेल्प से और फॉर्मूला की हेल्प से लिख देना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना? जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जिंक सल्फेट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक, ये जो कहानी बोल रहे हैं उस कहानी को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके क्या कर दिया जाए? लिख दिया जाए ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है? जैसे अभी बात करते हैं तो हमने बात किया कि H2 plus Cl2 gives 2HCl। H2 plus Cl2 gives 2HCl। तो अगर इसको हमको लिखना होता कहानी के फॉर्म में तो लिखते कि when hydrogen react with chlorine it gives hydrochloric acid। इतना न लिखने की जगह पर आप बस इतना, एग्जाम में कहानी नहीं लिखना है। एग्जाम में रिएक्शन जहां भी लिखना है वहां कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, लेकिन अगर आप कहानी में लिखते हैं कि when hydrogen react with chlorine gives hydrochloric acid तो एग्जामिनर जो है आपको 0/0 देगा। नहीं समझ रहे? ठीक है ना? तो ये बात याद रखेंगे। केमिकल समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग देखो फार्मूले की हेल्प से इस रिएक्शन को क्या किए? सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिए। यही केमिकल इक्वेशन है। क्या है?
केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल उसी का कई सारा डिफिनेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या है? शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का छोटा तरीका है, कहानी न लिखकर छोटे में हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक उसका एग्जांपल है। एग्जांपल, ए केमिकल इक्वेशन शो ए चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। हाँ, ये बात याद रखिएगा ना कि जब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शो करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एरो। और ये एरो क्या शो करता है? रिएक्शन को शो करता है। क्या किसको शो करता है? कि ये सब्सटेंस रिएक्ट करके ये सब्सटेंस बनाया। कोई दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत? करो यस सर। आइए, केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस केमिकल होता है और एक अनबैलेंस केमिकल होता है, ठीक है ना। बैलेंस केमिकल और अनबैलेंस, जैसे अभी हम बात करते हैं H2 + Cl2 gives HCl। अगर हम अभी ये बात करते हैं तो जरा देखिए, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तब तक उसको सही नहीं माना जाएगा। बात समझ आ रहा है? एग्जामिनर चाहेगा तो आपको 0 नंबर देगा। क्या देगा? 0 नंबर। तो रिएक्शन को बैलेंस होने के लिए, सॉरी, रिएक्शन सही होने के लिए क्या होना होगा? उसे बैलेंस होना होगा। कोई डाउट नहीं? अब चलिए, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम। जरा ध्यान से देखिए, डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अलग अलग एलिमेंट की संख्या, अलग एलिमेंट की जो है, हर एलिमेंट के पास जो एटम है, एटम की संख्या सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल या सेम। समझ आया? नहीं समझ आया? अगर जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो ये क्या है? बैलेंस नहीं है। बैलेंस होने के लिए यहाँ पर 2 होना होगा और 2 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? नंबर वही दिया हुआ है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन व्हिच द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। वही बात है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एग्जांपल, यहाँ पर जिंक की संख्या 1, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये क्या है? बैलेंस है। जितना रिएक्टेंट में जिंक है उतना ही प्रोडक्ट में जिंक है, जितना रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है उतना ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है, जितना रिएक्टेंट में सल्फर है उतना ही प्रोडक्ट में सल्फर है, जितना रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है उतना ही प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है। तो बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है। नेक्स्ट है इफ द टोटल, अच्छा एक और डिफिनेशन है, इफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जरा देखिए, ये है हाइड्रोजन, ये है वो ऑक्सीजन और ये देता है H2O, वाटर देता है। अब इसका मास लिखते हैं, टोटल मास, रिएक्टेंट का मास। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 और ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, सॉरी, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 30। ये बात तो याद है आप लोगों को। दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो 16 हो जाएगा। 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया। हो गया। जरा देखिए, इधर टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया? 34 और जो प्रोडक्ट है उसका मास कितना हो गया? दोनों सेम है? नहीं सेम है। तो क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा ना? होगा? नहीं होगा। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? H2 + O2 gives 2H2O कर देते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 32, 4 + 32 हो जाएगा 36। इसको बैलेंस करते हैं, ये हो जाएगा 2 + 16, ये हो जाएगा 2 × 18 और 2 8 जा 36। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। कैसे बैलेंस हुआ? मास को हम लोग कैसे चेक किया हम लोग कि बैलेंस है कि नहीं? मास को देखें कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट और नॉट। अगर दोनों होगा तो बैलेंस है, नहीं होगा तो अनबैलेंस है। समझ में आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत है? एंड अनबैलेंस, हाँ,
अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल can proceed in both left and right direction, then a half-headed arrow pointed in both directions. अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है और जो प्रोडक्ट है वो फिर से, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो, ठीक है ना। ये जो एरो था वो फुल हेडेड एरो था ना, और वो क्या है, हाफ हेडेड एरो, और उसको इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। आगे आगे हम लोग बढ़े। हाँ, मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोग को बोला था कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है ना, है? हमने बताया ना कि अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है और वो बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, गड़बड़ है, ठीक है ना। हम एग्जामिनर चाहेगा तो नंबर क्या करेगा, काट देगा। तो मैंने समझाया भी था कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। इट मींस दैट मास बिफोर रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास आफ्टर रिएक्टेंट, ये सारी बातें लिखी हुई है इसमें। नाउ वी स्टार्ट डूइंग केमिकल रिएक्शन, इट मींस दैट total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to their total mass of present in the reactant. In other words, the number of atoms present in an element ये है ना, समझ में आ गया। मतलब मास, अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन को हमेशा बैलेंस होने के लिए मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहता है कि कोई भी रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, मास इक्वल होगा, किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अगर किसी का रिएक्टेंट का अगर कुछ और है, प्रोडक्ट का कुछ और है, तो रिएक्शन क्या है, गड़बड़ है, क्या है, गड़बड़ है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, और केमिकल इक्वेशन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से सब्सटेंस जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताता है कि नहीं बताता है, ठीक है ना। इट इन्फॉर्म अबाउट द सिंबल और फॉर्मूला, कौन कौन सा सिंबल, जैसे H2 लिखा गया, O2 लिखा गया, H2O लिखा गया, HCl लिखा गया, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ओके, इट टेल्स अस अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, हाइड्रोजन किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट गिव अस इंफॉर्मेशन वेदर हीट इज इवॉल्व और नॉट, ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी में हीट निकल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों बात होती है। रिएक्शन हीट क्या करती है, रिलीज भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। इट इंश्योर दैट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट और नॉट, ये भी इंश्योर करती है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये भी बताती है। ए केमिकल रिएक्शन टेल अस अबाउट द वेट ऑफ रिएक्टेंट consumed and the product formed, the number of atom or molecules of ये बताता है कि कितना हाइड्रोजन है, जैसे 2H2 ना प्लस O2 gives 2H2O, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि वाटर की संख्या वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का बनाया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी देता है कौन, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये टॉपिक आप लोगों का छूटा हुआ था, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था कि बहुत तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, बात समझ आ रहा है ना। 2 या 2 से अधिक, जैसे A plus B combine to form AB. Example H2 plus O2 gives H2O. NH3 plus HCl gives NH4Cl. Ammonium chloride NH4Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोनियम क्लोराइड, AMMONIUM अमोनियम क्लोराइड, CHLORIDE क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल CaO plus H2O gives CaOH का whole twice plus heat, Mg plus O2 gives MgO, Fe plus sulfur gives FeS, ठीक है ना। ये सब क्या है,
ये सब क्या है, देख रहा है, इसमें एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया, एक सब्सटेंस। Mg एक सब्सटेंस, O2 एक सब्सटेंस, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया, बन रहा है ना। सारे रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बन रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके बारे में बताया था कि व्हेन अ सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है तो उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन into two or more than two product is known as decomposition reaction। जो decomposition reaction होता है वो अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट? हाँ, अब हमने पहले बताया हुआ है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। कई पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आते हैं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का यूज जो है हीट के फॉर्म में यूज किया जाए, एनर्जी का यूज हीट के फॉर्म में किया जाए, ठीक है ना। मतलब हीट दिया जाए या हीट लिया जाए और उसके चलते रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और उसका सब बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये, और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि व्हेन CaCO3 हीट, ये एरो पूरा यहाँ तक रहेगा, ठीक है ना, जब हीट दिया जाएगा तो वो ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि जब आयरन सल्फेट ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, Fe2O3, Fe2O3 SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कि एक सब्सटेंस हीट होकर दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइन। एक बात याद रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग लाइन बोलते हैं। इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वाल। इसका यूज जो है हम लोग किस लिए करते हैं, चुनना जानते हो ना, व्हाइट वॉशिंग वाल पहले होता था, अब कहाँ होता है, तो बहुत सारे पेंट आ गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म क्या बनता है, क्या बनता है, फॉर्म कब, आफ्टर 2 to 3 डे ऑफ द व्हाइट वॉशिंग। जब हम व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 डे ऑफ व्हाइट वॉशिंग। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है ना, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर देते हैं अपने दीवार पर तो 2 से 3 दिन के बाद वो क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दीवार पर पोते रहते हैं ना, वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है ना। जिसके चलते कि जो हमारा चुना हुआ रहता है, पुताई जो हमारी हुई रहती है दीवार, उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, मतलब शाइनिंग अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है ना। और उसका रिएक्शन है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइन। हाँ बेटा देख लो, है तो ले लो। स्लैग लाइन कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग जानते ही हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है, CaCO3 क्या है, CO3। कोई डाउट है, समझ में आया, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, रिएक्शन आएगा ना कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, छोड़ देंगे 2-4 दिन तक, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे जो है वो रिएक्ट करके कैल्शियम
कार्बोनेट बना देगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी हो जाएगी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने बताया था कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से वो क्या हो जाए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाए, तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होता है क्या करने के लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए। देखिए H2O को इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, मतलब H2O को इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्ट कराया गया, H2O जो है कन्वर्ट हो गया H2 में और O2 में, हो गया, ब्रेक हो गया। NaCl को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्ट किया गया, क्या बना, Na+Cl2, ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, मतलब सूर्य की प्रकाश या कोई लाइट जो है अगर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन है ना ये इंपॉर्टेंट है। AgCl वे ऊपर जब हम लोग सनलाइट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Ag+Cl2 बनता है, Ag+Cl2 बनता है। द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। एग्जाम में आता है कि बताइए कि फोटोग्राफी में यूज किया जाने वाला सब्सटेंस कौन है, ठीक है ना, और उसका रिएक्शन भी लिखिए। तो सिल्वर हैलाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है और इसका रिएक्शन है कि AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो क्या होता है, Ag+Cl2 बनाता। समझ में आया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, जो हम भोजन करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, हम खाते हैं, वो ब्रेक होता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है। व्हेन वी ईट फूड लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, देन स्टार्च present in the they decompose to give simple sugar like glucose in the body and protein decompose to form amino acid। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ पर एक गड़बड़ है, दो बार प्रेजेंट इन द लिखा गया है, ये गड़बड़ है ना। स्टार्च प्रेजेंट इन देम, जो हमारे भोजन में स्टार्च प्रेजेंट होता है, डिकम्पोज होकर क्या होता है, ग्लूकोज देता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और जो प्रोटीन है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज बताया गया था, बताइए जरा क्या है, बोलिए, बोलो बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज लिखे नहीं हो, वाह, यही नोट्स बनाई हो, अच्छा नहीं पढ़ाए थे तो नहीं था नोट्स में। हाँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। मैंने बताया था कि बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है। आप लोग के सिलेबस में केवल इतना ही अभी पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को एक तो फार्मूला कि आप लोग सुनकर याद करिएगा, लिखवा सर का नाम मांगे आदू, तो आप लोग याद तो किए नहीं होंगे। चले तो देखिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बताता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे AB है, AB और ये C के साथ रिएक्ट किया गया, AB A+ है, B- है, C+ है, रिएक्ट किया, ये जो C है वो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण A को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा Cb+A। यही प्रोसेस होता है। देखिए CuSO4 है प्लस Fe है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, देखिए
Cu से Fe ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए Fe कहाँ है, Fe यहाँ है, Cu कहाँ है, यहाँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव, ReACTI रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, याद रखिए, ठीक है ना। तो सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव है, सॉरी कॉपर जो है लेस रिएक्टिव देन आयरन है, क्या होगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन क्या है, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu बनाएगा ना, नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये बहुत इजी है, लेकिन इजी तो है, लेकिन इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद होना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ZnSO4 सॉरी MgSO4 MgCl2 प्लस Zn गिव्स, बताओ क्या होगा। MgCl2 Zn के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो जरा देखो कि दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम की जिंक, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है ना। जिंक क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये कमजोर है, इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो रिएक्शन होगा नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट, नो रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने डिफिनेशन बताया था कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, आयन का एक्सचेंज हो। देखिए ए बी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है, ए बी जो है A प्लस बी माइनस से बना हुआ, C प्लस डी माइनस से बना हुआ, और एक्सचेंज ऑफ आयन, यही आयन है, ये चार्ज है, मतलब ये केटायन है, ये नायन है, केटायन है ये। अब बोला है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो जाए, आयन का मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ बन गया AD, और उसका प्लस ये B C के साथ कंबाइन हो जाए ना, ठीक है ना। तो इसमें हमको रिएक्टिविटी सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें ज्यादातर जो रिएक्शन होता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अभी आगे आएगा। The reaction in which two compounds react to exchange of ion, react by an exchange of ion to form new compound are called double displacement reaction। ये बताया है कि the reaction, those reaction in which two compound, दो compound react करे और क्या करे, exchange of ion, क्या करे, to form new compound, और नया compound बना ले, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्लियर है। तो अब मैंने प्रेसिपिटेशन बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो एक क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो वाटर में जो इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वो रिएक्शन में मिक्स पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल है, देखिए BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट किया गया, ये Ba प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, SO4 माइनस है, तो क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ BaSO4 बना कि नहीं बना, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ तो NaCl बना कि नहीं बना। और कैसे कंपाउंड बनेगा ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, फिर भी मैंने बोला है कि आप लोग याद कीजिए, क्योंकि अभी मैं जब बैलेंस कराऊंगा, रिएक्शन को बैलेंस कराना आप लोगों को सिखाऊंगा, और जब क्वेश्चन दूंगा तो पीछे की सारी चीजें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत है। Precipitation reaction, any reaction in which insoluble solid called precipitate is formed that separate from solution। बोला है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड बने जो क्या किया जा रहा है, रिएक्शन से अलग किया जा सके, एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने कोई रिएक्शन में जिसको कि अलग किया जा सके, किया जाए या किया जा सके, उस सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलेंगे, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, और उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, सिंपल सा डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, नहीं समझ में आया, आ गया। और द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, क्या करे, लूज करे, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आइए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल देखिए, Na है अकेले, Na अकेले है रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गया कि नहीं हो गया, सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया कि नहीं हो गया, ओके। मैग्नीशियम यहाँ अकेले है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया कि नहीं बना लिया, बना लिया ना। जिंक के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Zn2+ हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज, अगर कोई लूज करता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। डिफिनेशन यही ना लिखवाए थे कि लूज इलेक्ट्रॉन, क्या लिखवाए थे, तो लूज इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसका क्या आएगा 2+ आ गया ना, है? तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट इसका उल्टा होता है रिडक्शन रिएक्शन, जैसे उसमें क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन ऐड किया जाए और सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। चलिए आइए देखिए, Na सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, NaOH बना, ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन क्या है, गलत है, ठीक है, मत लिखना, क्लियर है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा, क्या बनेगा, NaH, क्या बनेगा, NaH बनेगा, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, NaH बनेगा, क्लियर है, सोडियम हाइड्राइड। ये KClO3 है, KClO3 है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहाँ पर क्या है, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन भी है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या है, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए जिंक 2+ था, सॉरी जिंक कितना था, 2+ था, मतलब जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, गेन किया ये, ठीक है ना, और गेन करके जो है अपना जो रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल कर लिया। Zn के ऊपर अब कोई चार्ज, वहां पर कमी था 2 इलेक्ट्रॉन की और 2 इलेक्ट्रॉन इसको किसी ने दे दिया, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, फुलफिल हो गई, ऐसा ने तो क्या किया, गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, डिफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आप जरा देखिए, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ से कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है बेटा, बोलो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अकेले था, इकलौता था, अब इस हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हुआ, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन होगा कि नहीं होगा बेटा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दोनों हो रहा है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो, तो ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या हो, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखिए मैग्नीशियम के साथ कौन है, अरे सॉरी मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज है, क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज के साथ कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब, गायब हो गया ना, तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ कौन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन है, क्लोरीन, और यहाँ कौन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कराएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा,
रेडॉक्स रिएक्शन। एनी डाउट? समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग a substance which help in the oxidation of another substance is called oxidizing agent। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करने में मदद करता हो, क्या करने में लिखा हुआ है, तो सब्सटेंस which help in oxidation of another element, another substance, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करने में मदद, ठीक है, उसे हम जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो बेटा, ये कहानी पढ़ोगे तो तुम लोग को डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। कौन रिडक्शन हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर। क्या है, कौन रिड्यूस हुआ, तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। यहाँ पर मैग्नीज था, मैग्नीज क्या हुआ, रिडक्शन किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन, मैग्नीज। मैग्नीज क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नहीं समझ में? एग्जाम में आएगा कि बताइए कि किस रिएक्शन में, किसी इस रिएक्शन में कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहा और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एजेंट मतलब आएगा तो 3-4 नंबर में आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? आया समझ में बेटा? ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर बनाए। पहले भी पढ़े हो तुम लोग क्लास 8 में 7th में, when acid react with base to form salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए NaOH बेस है, HCl एसिड है, और वो रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया, NaCl सॉल्ट है और H2O क्या है, वाटर है। NaOH बेस है, HNO3 एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। जब रिएक्ट किया तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाया, क्या बनाया, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर बनाए, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब अंदर आओ, इंडो मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर जाओ, ठीक है ना, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, उसे क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शन इन which are accompanied by the evolution of heat are called exothermic। evolution of heat का क्या हो, evolution हो। the reaction in which heat release या heat release बोलो या evolution बोलो, evolution of heat बोलो, दोनों बात सेम है। रिस्पिरेशन, मैंने बताया था कि रिस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझाया था ना। ओके, आइए लिखा हुआ है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक द रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी, हीट का या एनर्जी का क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। द एनर्जी रिएक्शन ऑकर लेस देन ये सब तो है, ठीक है ना। ऐसा है रिएक्शन जिसमें कि हीट का क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है ना। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, इंडो। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोथर्मिक रिएक्शन, इसको और क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है, इंडोथर्मिक। हीट लेता है पौधा, लेता है ना, लेता है, ठीक है ना। HGO प्लस हीट, यहाँ देखो हीट लिया तब ये रिएक्शन हुआ, यहाँ भी हीट लिया तब ये रिएक्शन हुआ। समझ में आ गया, नहीं आया? आ गया। चलिए, रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकरिंग इन आवर बॉडी, ठीक है ना। बोला कि वी रिक्वायर एनर्जी टू स्टे अलिव, हम लोग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, जो हम भोजन करते हैं वहां से पाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जब भोजन पचता है तो जो भोजन है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है। फूड जनरली कंटेन कार्बोहाइड्रेट, भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल में क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और हमें क्या देता है, एनर्जी। क्या देता है, एनर्जी। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड इट इज एविडेंट दैट हीट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहाँ से क्लियर हुआ कि हमारे बॉडी से हीट क्या करती है, रिलीज होती है, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो सांस हम लोग के शरीर से निकलती है, देखो ये तो गर्म होगी, क्या होगी, होती है ना गर्म, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम लोग हीट देते हैं ना तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज ब्रेक होता है। सॉरी, ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट होगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो एग्जांपल है वो ऑक्सीडेशन डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। करोजन, करोजन एक फिनोमिनन है जिसमें कि मेटल आर हीटेड अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। करोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो मेटल है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन और मॉइस्चर और केमिकल हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, अपनी क्वालिटी को लूज करता जाता है। एक ही दिन में नहीं कर देगा, धीरे धीरे बोले ना कि मेटल आर हीटेड अप ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, किसके द्वारा, तो बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करोजन। क्लियर है, समझ में आ गया। करोजन इज द प्रोसेस इन व्हिच मेटल आर हीटेड अप ग्रेजुअली, वही लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि इस चैप्टर में नहीं है लेकिन अभी आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल में ये पढ़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। ये आयरन है, जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe2O3 बनाएगा डॉट XH2O, मतलब जितना यहाँ पर वाटर होगा उतना यहाँ पर वाटर की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर है, डॉट, कोई दिक्कत। रस्टिंग क्या है, जब करोजन आयरन के साथ हो, जब करोजन किसके साथ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रस्टिंग। ऐसे किसी मेटल के साथ होगा तो करोजन बोलेंगे, लेकिन जब आयरन के साथ करोजन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। और जो उसमें से रेसिड्यू निकलेगा, मतलब क्या है, अनयूज्ड सब्सटेंस जो निकलेगा उसे रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रस्ट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट का फॉर्मूला। क्लियर है, करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, लिखा हुआ है देख लो। आयरन फॉर्म हाइड्रेट, समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑफ ओवर कॉपर, न्यू कॉपर ब्राउन वेसल फॉर्म अ ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद एयर मॉइस्चर, ठीक है ना। हमारे कॉपर अगर हम लोग एयर मॉइस्चर में रख देते हैं तो धीरे धीरे जो है एयर में और मॉइस्चर में रहने के कारण उस पे ग्रीन कलर का क्या हो जाता है, लेयर चढ़ जाता है, मतलब करोजन प्रोसेस उस पे होता है, ठीक है ना। उसी के बारे में लिखा हुआ है। अब ये भी एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ पर है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, तो इसका कलर पूछेगा तो आप लोग बताना पड़ेगा ना, है, इसका भी कलर पूछेगा तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा, ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिमूव फ्रॉम द कॉपर बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा था, ये आएगा कि अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर ब्लैक लेयर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज कंसीडर्ड ए नोबल मेटल, सिल्वर को नोबल मेटल मतलब नॉन रिएक्टिव मेटल माना गया है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विद द सम सल्फर कंपाउंड्स एज हाइड्रोजन सल्फाइड ना, लेकिन ये जो सिल्वर है वो सल्फर के कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है, क्या कर जाता है, और टू फॉर्म ब्लैक लेवल ऑफ सिल्वर सल्फाइड। आप लोग देखेंगे सिल्वर, चांदी का जो पायल वगैरह होता है, छागल वगैरह होता है ना, जो मम्मी लोग पहनती होंगी आप लोगों की, वो बहुत दिनों तक पहनते पहनते काला कलर का हो जाता है, नहीं हो जाता है, काला कलर का, सिक्का तो सिल्वर नहीं है। समझ आया, क्या होता है, काला कलर का हो जाता है ना, तो वो यही रीजन है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस क्या है, एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड का क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फाइड। वो सिल्वर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करके उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर करोजन, करोजन के लिए क्या जरूरी है, तो प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का होना जरूरी है। इफेक्ट ऑफ करोजन, करोजन क्या करता है, करोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन, रेलिंग, शिप एंड अदर ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ये सबको डैमेज कर देता है। करोजन इज मतलब करोजन से जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे क्या कर देते हैं,
लूज कर देते हैं। बस इतना समझो, आगे वो नोट्स में लिखा हुआ है, आपको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब इन द केस ऑफ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के केस में उल्टा होता है, corrosion is not proved to be wasteful as aluminum in the quite reactive metal, ठीक है ना। बोला कि अल्युमिनियम के साथ ऐसा नहीं होता है, अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर। एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है कि उसके ऊपर ऑक्सीजन और कोई केमिकल रिएक्ट भी करता है तो फिर बाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बताया गया है। कैसे हम करोजन से बचें, करोजन से कैसे बचें? तो प्लेसिंग अ बैरियर अराउंड द मेटल, प्लेसिंग अ बैरियर अराउंड द मेटल, मेटल के चारों तरफ एक बैरियर लगा दें जिससे कि एयर, मॉइस्चर और केमिकल उसके कांटेक्ट में न आ पाए, ठीक है ना। पेंटिंग कर रहे तो बैरियर के रूप में क्या करेंगे? उसके चारों तरफ पेंटिंग कर रहे हैं। भाई जितने भी लोहा के सामान होते हैं लोग पेंट करते हैं कि नहीं? क्यों वो पेंट करते हैं? ताकि उसमें रस्ट न लगे। ग्रीसिंग कर दें, ठीक है ना। प्लास्टिक की कोटिंग कर दें। किसकी कोटिंग? गैल्वेनाइजेशन कर दें। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। मेटल के ऊपर जिंक कोटिंग, COATING, जिंक कोटिंग ओवर मेटल के ऊपर, ठीक है ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एलॉय का यूज करें, यूजिंग एलॉय, किसका यूज करें? एलॉय का यूज करें। ये सब दिया हुआ है कि कैसे हम लोग प्रिवेंट करें मेटल को, किसे करोड होने से बचाएं, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो खाने वाला आइटम है भोजन ना, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के कारण धीरे धीरे अपने टेस्ट को और अपने ऑर्डर को, दोनों को चेंज कर देता है। अगर दाल बनाकर 2 दिन 3 दिन तक रख दो तो उसमें से अजीब तरह का गंध आने लगेगा और उसको खाना चाहो तो उसका टेस्ट भी अजीब तरह का हो जाएगा, खा नहीं पाओगे। तो यही जो फिनोमिनन है जिसमें कि हमारा फूड आइटम धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपनी क्वालिटी को लूज कर रहा है, मतलब उसमें उसका टेस्ट और उसका ऑर्डर क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फूड which are volatile in nature prevent in the food material resulting in the production of false odor and taste in them। क्लियर है? उनका ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है और उनका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। The condition produced by aerial oxidation of fat and oil in food marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity। समझ में आ गया? हिंदी भाषा में जो मैंने समझाया इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रेंसिडिटी क्या करता है? समझ में आ गया? भोजन वाले आइटम को स्पॉइल कर देता है, उसके टेस्ट को, उसके ऑर्डर को चेंज कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे बचें। तो हम क्या करें? पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। फूड मटेरियल जो खाने वाली चीज है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। रेफ्रिजरेटर का यूज करें, इसीलिए खाना मम्मी बनाती है और फ्रिज में ले जाकर रख देती है। पैकिंग ऑफ फूड आइटम लाइक पोटैटो एंड वाटर वेफर, पोटैटो वेफर मतलब आलू चिप्स वाला जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्यों नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है बहुत लेस रिएक्टिव गैस होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए उसमें देखोगे कि चिप्स का पैकेट लोगे तो उसमें ज्यादा हवा भरा रहता है, चिप्स तो बस 2-4 रहता है कि नहीं? क्लियर है? समझ आया? ओके। अब क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें। क्या यूज करें? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे? भोजन को खराब न होने दे। तो एग्जाम में ये पहले आता था BHA और BHT क्या होता है, मतलब क्या होता है नहीं आता था, बोलता था कि 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिखो। तो एक है BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन और एक है BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इन दोनों का यूज किया जाता था। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर पूरा इतना लंबा है, ठीक है ना। अगर आप लोग घर पर जाकर इसको देखिएगा, समझिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। अभी इसका एक्सरसाइज कराना बाकी है, मतलब बैलेंस कराना, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो समझा, बैलेंस कराना, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब अभी प्रैक्टिस कराना बाकी है, मतलब न्यूमेरिकल इसका बाकी है। थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।